हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड आज है ये रेशम पढ़ना है हम लोग को। एंड दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है आज। तो चलिए आज रेशम से स्टार्ट करते हैं एंड अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे हम सब जानेंगे कि रेशम को कहते क्या है। पहले देखिए, रेशम एक क्या है, नेचुरल सिल्क इसको बोलेंगे। एंड इसमें रेशम प्राप्त किससे होता है? रेशम का एक कीट होता है, उसके कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है, सिल्क मिलता है। और पहले के ज़माने में राजा महाराजा के वस्त्र कैसे होते थे? ये इनके रेशम के ही बने होते थे। क्यों? क्योंकि रेशम बहुत ही ज़्यादा मुलायम, चिकना एंड सॉफ्ट मतलब और मजबूत होता था और देखने में भी अच्छा लगता था। तो इसीलिए इनके वस्त्र रेशम के बने होते थे। और यहाँ पे दिया कि रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। तो सबसे पहले रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन देश में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। और भारत व्यावसायिक स्तर पर भारत का कितना परसेंट है पूरे विश्व में? 13%, जिसमें रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, सिल्क की लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे है, रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। रेशम कीट कहाँ पे मुख्यतः पाई जाएंगी? शहतूत और अरंडी, ओक, इनके पेड़ों पे जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। और इनसे जो फीमेल कीट होती हैं उनसे क्या होता है, उनसे सैकड़ों की संख्या में वो जो अंडे देती हैं और शहतूत की निचली पत्तियों पे, मतलब जो शहतूत की जो पतली पत्तियाँ होती हैं, मतलब वहाँ पे ये क्या करती हैं, चिपकी हुई होती हैं। और आगे क्या है, इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं। फिर इन अंडों से क्या होता है, वाइट कलर के जो है लार्वा निकलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर, झिल्ली या लार्वा बोलते हैं। जो शहतूत के वृक्ष पे रेशम के कीट जो है सैकड़ों की संख्या में जब वो बच्चे देते हैं, उनके बच्चे मतलब अंडे जो है अंडे देते हैं, फिर वो जो है निचली मतलब पत्तियों पर ऐसे चिपके रहते हैं और वो सफ़ेद रंग के जो लार्वा निकालते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये लार्वा क्या करते हैं, पेड़ की जो मतलब पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में मतलब अगले स्टेज में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। तो रेशम कीट के लार्वा में क्या होती है? ग्रंथि होती है, जिसे हम रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। तो इससे जो इसकी ग्रंथि होती है, मतलब ग्लैंड होती है, वो महीन लसदार पदार्थ मतलब एक लिक्विड निकालता है, सेक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और वह कैसे होता है? ऐसे 8 की संख्या में, मतलब ऐसे 8 की संख्या में बना होता है और वो आगे पीछे मतलब ऐसे ऐसे करके बनाता जाता है। ठीक है, और ये जब गति करता है तो इसके चारों ओर जो होते हैं लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो क्या होता है, हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। ठीक है, इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। जो लार्वा होते हैं वो प्यूपा बन जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए इस प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कोया या कोकून बोलते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। ठीक है, जो कोकून होता है उसके अंदर जो प्यूपा रहता है वो विकसित होकर एक वयस्क मतलब एक बड़ा रेशम कीट बन जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से रेशम कीट की लाइफ साइकिल हो गई। तो इसको हम लोगों ने समझा। अगर और मतलब आसान तरीके से समझना तो एक सेकंड मैंने लिख रखा है,
ये यहाँ पे मैंने ये सिल्कवार्म का, जिसे रेशम कीट बोलते हैं उसे सिल्कवार्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैंने थोड़ा अपने लैंग्वेज में थोड़ा यहाँ पे लिखा है, मतलब आप लोग के समझने के लिए। इसको देखते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में। सबसे पहले क्या होता है, मादा रेशम कीट जो होती है वो शहतूत के पत्ते पर अंडे देती है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया प्रोसेस, उसका अंडा देना, मतलब हाँ। फिर अंडे से लार्वा निकलता है, इंसेक्ट मतलब लार्वा जो होता है उसे कीड़ा वो होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, शहतूत की पत्तियाँ खाकर वो बढ़ता है। तो लार्वा जो है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करता है। तो ये लार्वा लगभग क्या करता है, पत्तियों को, उसको 24 से 28 दिन मैक्सिमम लगते हैं, वो पत्तियाँ खाता है, फिर बड़ा होता है। एंड फिर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। ये तीसरा प्रोसेस क्या हुआ, प्यूपा, वो प्यूपा में बदलता है और प्यूपा अपने चारों ओर क्या करता है, रेशम का कोकून बना लेता है, जो कि हम लोग ने देखा कैसे ऐसे आर्ट के मतलब इस फॉर्म में वो क्या करता है, धागे अपनी चारों तरफ ऐसे लार्वे को लपेट लेता है। तो जब वो रेशम का कोकून बनाता है ऐसे करके, तो कोकून के अंदर प्यूपा वयस्क रेशम कीटों में बदल जाता है। तो वो क्या होता है, एक तरीके से प्यूपा जो होता है वो एक बड़ा मतलब कीट बन जाता है, सिल्क वॉर्म बन जाता है। तो हम यहाँ पे अब जैसे इसका जीवन चक्र ये थोड़ा डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, इसने शहतूत की पत्तियों पे अंडे दिए। देन इसके बाद ये क्या बन गए, लार्वे में चेंज हो गए। उसके बाद इसने इसका एक कोकून जो है बना ऐसे धागे नुमा। देन उसके बाद कोकून किस में चेंज हो गया, एक वयस्क रेशम कीट में बदल गया। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। ये आप लोगों को बोला है करने को। अब नेक्स्ट रीडिंग है यहाँ पे रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन कैसा होता है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जो रेशम का पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में होगा रेशम कीट का पालन, या तो उसको इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम कीट के पालन में अग्रणी है। यहाँ सब मतलब रेशम कीट का अत्यधिक मात्रा में पालन होता है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय कीट पालन है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है। तो रेशम कीट को पालते हैं नर कीट की तुलना में, मतलब जो मेल कीट होते हैं उनकी तुलना में फीमेल कीट क्या होती हैं, फीमेल इंसेक्ट क्या होती हैं, बड़ी होती हैं आकार में, और एक बार सैकड़ों अंडे देती हैं। एक बार में कितने अंडे देती हैं, सैकड़ों, मतलब बहुत ज़्यादा। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज़ अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आए। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े और क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते जाते हैं। ये लगभग कितने मतलब 25 से 30 दिनों में, मैंने 24 से 28 बताया था, इसमें 25 से 30 दिनों में लगभग अप्रॉक्स उतना ही होता है। लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों से बाहर आने लगते हैं। जब ये पूरा इनका खाने का प्रोसेस हो जाता है तो क्या करते हैं, वो कोकून से बाहर आते हैं, मतलब कोकून बनाने के लिए बांस में जो वो छोटे कच्छों से जो बांस का होता है उससे बाहर आते हैं। इसके लिए बांस के ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। तो इसमें अगर हम सरल भाषा में तो हमने यहाँ पे क्या समझा, रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर बोले जाता है, और ये विभिन्न भारत के कई राज्यों में भी इनका उत्पादन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे, और जब किसान का ये एक तरीके से किसान का व्यवसाय है जो जहाँ पे वो कीट पालन करते हैं, तो जब वो कीटों को
जब वो शहतूत के पेड़ों पे और अरंडी वगैरह के पेड़ों पे रेशम कीटों को पालते हैं तो क्या करते हैं, फिर एक बार जब वो अंडे देती हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो ये किसान क्या करते हैं, तो ये रेशम कीट के पालकों को बेच देते हैं। जो ये रेशम कीट जब ये अंडे देते हैं इतने ढेर सारे में, तो किसान क्या करते हैं, इनको रेशम कीट पालक किनको बोलते हैं, जो सिल्क वार्म के क्या बोलते हैं, कीपर होते हैं। तो उनको जब अंडों को बेच दिया जाता है तो वो उनको एक अच्छे टेम्परेचर में, जो उनके लिए सही हो टेम्परेचर में उनको रखा जाता है। देन उसके बाद उनको बहुत सारी पत्तियाँ दी जाती है जो दिन रात वो खाते रहते हैं, और उसको खाने के बाद वो एक बड़े कीट के रूप में हो जाते, मतलब कोकून बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उस जो ट्रे पे उनको रखा जाता है, तो फिर वो बाहर निकलते हैं और कोकून बनाने की प्रक्रिया को करने लगते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कोकून से रेशम प्राप्त करना। तो पूर्ण इसमें मैं एक पिक्चर ऐसे ऐड करती हूँ, तो आप लोग देखिए कैसे ये रेशम कीट को, मतलब रेशम कीट जो है वो कैसे पत्तियों को खा रहे हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करना। पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब यहाँ पे पूरा कोकून बन गया तब क्या किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके क्या होता है, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। जब वो जैसे वयस्क कीट बनने से पूर्व वो कीट नहीं बनते हैं, वो जब कोकून की फॉर्म में ही रहते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उसी टाइम उनको उबलते पानी में डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। ठीक है, वो रेशम के जो क्या होते हैं, धागे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशे की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। मतलब अगर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही, मतलब जो प्यूपा रहता है जब वो कोकून को बना देता है तो वो वयस्क कीट नहीं बन पाता, तुरंत ही उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, ताकि उनको एक अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी की क्या हो, रेशे प्राप्त हो जाएं। अगर नहीं ऐसा होता है तो वो प्यूपा क्या होता है, एक वयस्क कीट, मतलब एक बड़ा कीट के रूप में फॉर्म करता है, और वो क्या करता है, धागों को ऐसे तोड़ते हुए बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है, धागे खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या जो भी हो, यहाँ पे बोला गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। इसीलिए उनको पहले ही उबलते पानी में डाल दिया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे है कोकून से जो है रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब प्रोसेसेस होते हैं। रेशम की जो है साड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह आते हैं। तो वही रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। सबसे अच्छा रेशम कैसे होता है, शहतूत के कीट से ही मिलता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि के पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, यरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। ये सब रेशम कीट के टाइप्स हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिए। रेशम कीट के एक कोकून कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। ठीक है, कोकून जो होता है, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। जो हमने पिछले पढ़ा था कि रेशम कीट जब होते हैं, मतलब जब वो प्यूपा होते हैं, तो प्यूपा को डायरेक्ट क्या किया जाता है, वो वयस्क कीट नहीं बन पाते, उनको डायरेक्ट ही कोकून जब बनता है तो उनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, पानी में, गर्म पानी में डाल दिया जाता है। पर यहाँ पे कुछ
उनमें से कुछ रेशम कीटों को ऐसा उसमें डाला नहीं जाता, वयस्क कीट बनने के लिए छोड़ दिया जाता। देखिए यहाँ पे रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून में से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सारे रेशम कीट ही मर जाएंगे, तो कैसे हमें नया रेशम प्राप्त होगा। तो इसीलिए आधे लोग को मतलब 1% उनको छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र वो प्रारंभ कर सकें। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जंतु रेशों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। इन जंतु रेशों से का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। जो हम रेशम के कपड़े वगैरह, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, साड़ी वगैरह सबके होते हैं, सब मम्मी लोग पहनती हैं, मतलब सभी पहनते हैं, मम्मी क्यों। तो वही बोल रहा है कि वो भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त धागे से जो है बनते हैं। और इसमें आगे देखते हैं हम उपयोगिता क्या है उनकी। तो ऊन की उपयोगिता, मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊन वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की बात कार्य करने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ से। ऊनी रेशों के बीच वायु के अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। अगर हम पूछा जाए कि हम ऊनी स्वेटर, जब भी जो ठंडी वाले स्वेटर होते हैं उनके मतलब, तो उनको पहनने से हमें ठंडी क्यों नहीं लगती। और एक पॉइंट है कि जैसे जो पतले स्वेटर होते हैं कितने सॉफ्ट और कितने गर्मी वाले होते हैं, मतलब उनसे हमें ठंडी नहीं लगती, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है उससे, बहुत गर्म सा फील होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब महसूस किया होगा। तो वही है कि यहाँ पे क्या दिया था पे, जैसे हमने देखा कि ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। मतलब ऊन के रेशों के बीच जो है हवा फंसी होती है जो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है, जिससे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है। तो इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है, जो कि मैंने आगे बताया कि टेम्परेचर स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। कालीन, गलीचे, पावदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ रेशम की उपयोगिता देखेंगे। तो रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत होता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी अत्यधिक प्रचलित है, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। आजकल कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग चलन में अधिक है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके आदि भी बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेशम का उपयोग, चींटी भी पढ़ने आई थी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि रेशम का यूज़ जो होता है हमारे जीवन में वो कपड़ों के अलावा और कहाँ कहाँ पे होता है। तो पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब टाँके आदि में भी इसका यूज़ होता है। अब ये क्रियाकलाप देखें, यहाँ पे है कृत्रिम रेशम, जो आर्टिफिशियल रेशम होते हैं, सिल्क होते हैं, तथा शुद्ध रेशम। एक एक धागा लीजिए, इनको पहचानेंगे कैसे, ये बोला है। इन धागों को सावधानीपूर्वक जलाइए। दोनों प्रकार के रेशमी धागों को जलते समय उठने वाली गंध को सूंघकर अंतर समझने का प्रयास कीजिए। हमें नेचुरल रेशम, मतलब नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, पहले इनको जलाएंगे, फिर उनकी जो स्मेल होगी, मतलब जो एरोमा निकलेगा, उनकी गंध होगी, उनको सूंघ के अंतर समझने का प्रयास करेंगे। अब एक ऊनी धागे को जलाइए, इसकी तुलना में कृत्रिम तथा शुद्ध रेशम के जलने की गंध से कीजिए। तो क्या होता है, कृत्रिम रेशम के धागे जलने पर पिघलते हुए सिकुड़ते गोली नुमा हो जाते हैं। जो आर्टिफिशियल धागे होते हैं वो क्या करते हैं, जलते हुए ऐसे पिघल कर सिकुड़ जाते हैं और गोल हो जाते हैं। कभी किया होगा तो याद होगा, नहीं तो करिएगा। इस क्रम में तीखी सी गंध निकलती है और क्या है, दूसरी ओर शुद्ध रेशम तथा ऊन की एक अच्छी गंध के साथ पूरी तरह से जल जाते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, शुद्ध रेशम जो नेचुरल सिल्क होते हैं वो, और ऊन क्या होते हैं, एक अच्छी स्मेल के साथ, एक अच्छे अरोमा के साथ पूरी तरह से जल जाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था और हमने पढ़ा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एंड आगे कुछ हमने क्या क्या सीखा ये देखते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस दिए गए हैं कि हमने क्या सीखा। तो इसको जो भी हमने पढ़ा था उसको शॉर्ट्स फॉर्म में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं, आप लोग पढ़ लिया करिए अपनी बुक से। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से। और सेकंड है, भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊँट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। जो हम वहाँ पे लंबे में मतलब बड़े में पढ़े हमने, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। ऊन का संसाधन मतलब हुआ कि ऊल रिसोर्सिंग या ऊल प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड है फोर्थ पॉइंट है, रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून से रेशम के रेशे निकलने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कम्बल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं एंड आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। एंड कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा कमेंट में। एंड कोई और भी बात होगी तो प्लीज़ बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास को करते हैं बंद। एंड फिर अगली मतलब थर्ड चैप्टर क्या है, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, तो इसको स्टार्ट करेंगे। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो भी शॉर्ट्स होगा तो मैं उसको शॉर्ट्स में मतलब अपलोड करूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको शॉर्ट्स बना के भेजूँगी, आप लोग देखिएगा। एंड तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।